Welcome to D English. I'm your mentor दीपा। इंग्लिश बोलना सीखने से पहले कुछ मिसकॉन्सेप्शंस हैं जिनका दूर होना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स टॉक अबाउट दोज मिसकॉन्सेप्शंस ताकि इंग्लिश सीखना हमारे लिए ईजी हो सके। नंबर 1, कितने दिनों में मैं इंग्लिश सीख पाऊँगा या सीख पाऊँगी? 7 days चैलेंज, 20 days चैलेंज, 15 days चैलेंज, 30 days चैलेंज, ऐसे तमाम वीडियोस आपने देखे होंगे कि मैं आपको 7 days में इंग्लिश बोलना सिखा दूंगा या आप 20 days में इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। अरे 30 days में तो आप यूँ फर्राटे से इंग्लिश बोलेंगे फ्लुएंटली। ये कहना मुश्किल है। आप कितने दिनों में इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे ये सिर्फ़ और सिर्फ आप पर डिपेंड करता है, आपकी परसेप्शन पे डिपेंड करता है, आपके अब्जॉर्प्शन पे, आपके इम्बिबिशन पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी उस लैंग्वेज को, कितनी जल्दी आप किसी भी चीज़ को सीख लेते हैं या सीखने की इच्छा रखते हैं। जितनी ज़्यादा सीखने की इच्छा आपकी इंटेंस होगी, आप उतनी जल्दी उसको सीखेंगे। और दूसरी बात कि आप हर एक दिन, प्रतिदिन में कितना टाइम डिवोट करते हैं इंग्लिश सीखने के लिए, दैट ऑल्सो काउंट्स। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये कह पाना कि 7 days चैलेंज है, 7 days में आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोलने लगेंगे, 20 days, 30 days, ऐसा कोई ड्यूरेशन नहीं है। नॉट इवन वीक्स, नॉट इवन मंथ्स। सो ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक दिन में कितना टाइम डिवोट करते हैं और कितनी डेडिकेशन, कितने डिवोशन के साथ में आप इस लैंग्वेज को सीखते हैं। दूसरा मिसकॉन्सेप्शन है ट्रांसलेशन। बहुत सारे चैनल्स पे या बहुत सारे ट्यूटर्स या बहुत सारे टीचर्स लोग आपको कुछ हिंदी के सेंटेंसेस देते हैं और उसका ट्रांसलेशन बताते हैं और कहते हैं कि देखिए कितना इजी इंग्लिश बोलना, कि आप पहले हिंदी के सेंटेंस को सोचिए या लिखिए और फिर उसको ट्रांसलेट करिए और आ गई आपको इंग्लिश। अरे ऐसे नहीं आती है कोई भी लैंग्वेज कि आप अपनी मातृभाषा से उसको ट्रांसलेट करेंगे और आप उस लैंग्वेज को बोलना सीख लेंगे। इस तरह से सिर्फ और सिर्फ आप खुद को धोखा दे रहे हैं और कुछ भी नहीं। अगर आप बोल रहे हैं इधर आओ, उधर जाओ, ये करो, वो करो, ऐसा मत करो, वैसा करो, और फिर आप इसको ट्रांसलेट करते घूम रहे हैं कि हिंदी में जो वर्ड पहले आया है उसे इंग्लिश में बाद में रखना है और हिंदी में जो वर्ड बाद में आया है उससे सेंटेंस को शुरू करना है। इट्स जस्ट सो आई डोंट नो कि मैं क्या कहूँ इस बारे में। ऐसे आप इंग्लिश तो क्या, कोई और लैंग्वेज कैसे बोलना सीख सकते हैं? इट्स मियरली ट्रांसलेशन। आप ट्रांसलेशन तो सीख जाएंगे पर आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते। ट्रस्ट मी, इस तरह से आप सिर्फ खुद को ब्लफ कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। थर्ड पॉइंट, रोट लर्निंग, रट्टाफिकेशन। बहुत से ट्यूटर्स को देखा है मैंने कि वो कुछ सेंटेंसेस देते हैं, सिचुएशनल भी होते हैं और डेली यूसेज के भी सेंटेंसेस होते हैं, जो वो बोलते हैं कि आप 50 सेंटेंसेस सीख लो, आप 100 सेंटेंसेस सीख लो और आपको इंग्लिश बोलनी आ जाएगी। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? क्या आप किसी भी भाषा को कुछ चंद वाक्यों में, कुछ चंद सेंटेंसेस में सीमित कर सकते हैं? आप अपनी मातृभाषा ही ले लीजिए, हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो क्या आप कुछ चंद 10 या 100 या 1000 सेंटेंसेस को सीख कर क्या आप ये कहेंगे मुझे हिंदी भाषा आ गई? जी नहीं। तो मात्र कुछ नंबर ऑफ़ सेंटेंसेस सीख कर आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपने वो भाषा सीख ली, आपकी उस भाषा पे कमांड हो गई, तो यकीन जानिए फिर वो व्यक्ति सिर्फ खुद को ही ब्लफ कर रहा है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और आप खुद को ब्लफ करने नहीं आए हैं, आप एक्चुअली इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं। अगला हमारा पॉइंट है टेक्निकलिटीज़। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो इंग्लिश सिखाने के नाम पर उस इंग्लिश सीखने के प्रोसेस को इतना कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, उसमें इतनी टेक्निकलिटीज़ डाल देते हैं कि सीखने वाला जो स्टूडेंट है वो पहले से ही डर जाए, वो पहले से ही घबरा जाए, उसको ये विश्वास हो जाए कि नहीं, ये लैंग्वेज तो मैं सीख ही नहीं सकता। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई से कि फोनेटिक साउंड्स, जो कि बेशक बेहद ज़रूरी है,
प्रोनाउंसिएशन के लिए। आप सही प्रोनाउंस करेंगे किसी भी वर्ड को, तभी आप उस भाषा को अच्छी तरह से बोल पाएंगे, सामने वाले को समझा पाएंगे और आपको खुद में भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ, मैंने क्या बोला, मैं क्या बताना चाहता हूँ। बिल्कुल, सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि ए से अ और ए दोनों की साउंड आती है, बी से ब की साउंड आती है, आई से बड़ी ई की साउंड आती है, ई से छोटी ई और ए की भी साउंड आती है, के से क की आती है, सी से स और क दोनों की आती है, एट्सेट्रा। ए टू जी जो भी साउंड्स, जो भी लेटर प्रोड्यूस करता है, बस उतना ही जानना आपके लिए काफ़ी है, पर्याप्त है। और एक्सेप्शंस साथ में बताना, फिर आपके ट्यूटर मेंटोर पे डिपेंड करता है कि वो साथ में एक्सेप्शंस भी कैसे आपको समझाता है, ताकि आपको वो कॉम्प्लिकेटेड ना लगे और आपको घबराहट ना हो कि शुरू करने से पहले ही आपने हथियार डाल दिए और आपने हार मान ली कि यार मेरे बस का नहीं है, ये तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत ही टफ है। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट यू डोंट नीड टू इंडल्ज इन एनी काइंड ऑफ टेक्निकलिटीज़। अगला हमारा पॉइंट है वोकैब्स। देखिए, एक बिगिनर लेवल पे, यहाँ तक कि एक इंटरमीडिएट लेवल पे भी अगर आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं बिगिनर लेवल पे और इंटरमीडिएट लेवल पे आके आप उसको और एक्सेंचुएट कर रहे हैं, उसको और बेहतर कर रहे हैं और इन्हांस कर रहे हैं अपने स्पीकिंग को, तो भी उस लेवल पे आके ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्ड्स का इस्तेमाल करें, बहुत हाई फाई वोकैब्स का आप इस्तेमाल करेंगे जब इंग्लिश बोलते समय, सिर्फ तभी आपकी इंग्लिश अच्छी दिखाई देगी या अच्छी सुनाई देगी। बिल्कुल भी नहीं। आप इंग्लिश को सिंपल रखिए। देखिए, इंग्लिश सिर्फ एक भाषा है, आप उसको स्टेटस सिंबल ना बनाएं। तो इंग्लिश बोलते समय आप जिससे बात कर रहे हैं, अगर उसी को आपकी बात समझ में ना आए तो क्या फ़ायदा है इंग्लिश बोलने का, राइट? तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप कोई हाई फाई वर्ड्स का इस्तेमाल करें, कि आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स वोकैब्स का इस्तेमाल करें जो सामने वाले के समझ में ही ना आए। आप सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल करके भी अपनी इंग्लिश की जो आपकी स्पीकिंग है, आप उसको बहुत बेहतरीन बना सकते हैं, बहुत ही इम्प्रेसिव बना सकते हैं। पर कंडीशन ये है कि आपकी प्रोनंसिएशन सही होनी चाहिए और फ्लुएंसी बरकरार रहनी चाहिए। तो हर चीज़ का बैलेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपकी फ्लुएंसी की, आपकी जो बोलने की स्पीड है, आपका डिक्शन, आपका प्रोनंसिएशन, आपका जो भी आप बोल रहे हैं, ये सब कुछ बिल्कुल बैलेंस में होना चाहिए, तभी हम उसे एक भाषा का दर्जा दे सकते हैं, राइट? और इसी के साथ एक और चीज़ आती है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। तो अगर आप दिमाग में अपने क्लियर हैं कि आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, सामने वाले को क्या बोलना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, तो फिर आपको इस भाषा, जो कि एक फॉरेन लैंग्वेज है हम हिंदुस्तानियों के लिए, इसको बोलने में ना बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होगी। अगर आपको आती है ये भाषा, आपको ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि यार मैं इसमें कौन सा ऐसा हाई फाई या भारी सा वर्ड, हैवी सा कुछ वोकैब इसमें डाल दूँ। इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। आप सिंपली जैसा बोल रहे हैं वो भी लोगों को इम्प्रेस कर देगा। लेकिन कंडीशंस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट फ्लुएंटली आपको बोलना चाहिए और प्रभावी होना चाहिए आप जो भी बोलना चाहते हैं। अच्छा, एक और बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन, एक बहुत बड़ा मिथ है हमारी सोसाइटी में कि अगर कोई इंग्लिश बोलना जानता है, अगर उसे इंग्लिश बोलनी आती है तो वो इंटेलिजेंट भी है। वो उसके भाषा को उसके इंटेलिजेंस से जोड़ते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? अगर कोई हिंदी बहुत अच्छी बोल लेता है, किसी की हिंदी बड़ी क्लिष्ट है, तो हम उसके लिए क्यों नहीं कहते कि यार ये तो बड़ा ही इंटेलिजेंट बंदा है। लेकिन अगर वो इंग्लिश अच्छी बोल ले रहा है, फ्लुएंटली बोल ले रहा है, तो हम कह रहे हैं अरे ही दैट पर्सन इज़ रियली वेरी इंटेलिजेंट, ही और शी स्पीक्स वेरी फ्लुएंटली, क्या इंग्लिश बोलता है यार, बड़ा इंटेलिजेंट बनता है। क्यों? ऐसा क्यों? सो प्लीज़ इस मिथ को दिमाग से निकालिए। अपने दिमाग में एक चीज़ हमेशा रखिए कि इंग्लिश सिर्फ़ और सिर्फ एक भाषा है, एक माध्यम है अपनी बात को दूसरे तक कन्वे करने का। और क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हम हिंदी में ही मोस्टली कन्वे करते हैं अपनी बातों को। इंग्लिश एक फॉर्मल लैंग्वेज है हमारे लिए, जो हम लोग आपस में इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो अपनी एक फॉरेन लैंग्वेज आप ज़रूर सीखिए और ज़रूर बोलिए, लेकिन साथ में अपनी मातृभाषा का सम्मान भी बनाए रखिए। तो ये थे कुछ मिथ्स।
अब हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअली इंग्लिश बोलने के लिए हमें क्या प्रोसेस अपनाना चाहिए, हमें इंग्लिश बोलने के लिए क्या करना चाहिए। नंबर 1, मेरा पहला पॉइंट मिथ में था नो ट्रांसलेशन, बिल्कुल उसी का ऑपोजिट आई एम टेलिंग यू, थिंक इन इंग्लिश, थिंक इन इंग्लिश। अब मैम थिंक इन इंग्लिश कैसे, इट्स रियली डिफ़िकल्ट, हमें तो इंग्लिश आती नहीं है, इंग्लिश में कैसे थिंक करें, इंग्लिश में कैसे सोचें। सी, आपको दिमाग में कोई बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस सोचने के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं। थिंक इन इंग्लिश से मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप छोटे मोटे कोई भी चीज़ करने जा रहे हैं, कोई भी काम करने जा रहे हैं, तो एटलीस्ट उस पर्टिकुलर काम को इंग्लिश में सोचिए, ठीक है ना। जैसे आप अगर वॉशरूम में जा रहे हैं तो वहाँ मग्गा नहीं मग आए आपके दिमाग में, है ना। और इसी तरह से अगर आप सीढ़ियाँ उतर रहे हैं तो सीढ़ियों की जगह स्टेयर केस या स्टेयर्स आए, है ना। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि बिल्कुल छोटे छोटे से वर्ड्स आप अपने दिमाग में लाएं। थिंक इन इंग्लिश से मेरा बस इतना ही मतलब है इनिशियल लेवल पे। फिर तो धीरे धीरे जब जैसे जैसे आप इंग्लिश सीखते जाएंगे, आपकी वो थिंकिंग कैपेसिटी इंग्लिश में बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो लेकिन आपको शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी, और आप जब अपने आप में ये दृढ़ निश्चय कर लेंगे कि मुझे इंग्लिश बोलना सीखना है, मुझे इंग्लिश बोलना है, तो आप वो बोल पाएंगे। यू शुड हैव दिस इन योर माइंड, आई विल स्पीक इन इंग्लिश, आई विल स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंट। अच्छा, अगला जो ट्रूथ है वो मिथ्स थे, ये ट्रूथ्स हैं। नंबर 2, इंग्लिश बोलना सीखने के लिए इज़ कि यू मेक इट इन्जॉयबल। मतलब आप इंग्लिश बोलना सीखने के प्रोसेस को एक इन्जॉयमेंट बना लीजिए अपने लिए। जैसे इंग्लिश बोलने के लिए रीडिंग का बहुत अहम रोल होता है, रीडिंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो रीडिंग में आप उन मैगज़ीन्स को, स्टोरी बुक्स को, या किसी भी ऐसे स्टफ़ को, या फिर न्यूज़पेपर में अगर आपको मान लीजिए बॉलीवुड का सेक्शन बहुत पसंद आता है, फिल्मी सितारों का, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, इस टाइप से अगर आपको, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस भी तरह के स्टफ़ में आपको इंटरेस्ट है, आप उस तरह के मैगज़ीन, आप उस तरह के बुक्स को रीड करिए। तो इससे आपको इंग्लिश बोलना सीखने में बहुत मदद मिलेगी, और साथ साथ में आपको मज़ा भी आएगा। और कोई भी ऐसा काम जिसको करने में हमें मज़ा आता है, वो एक तो वो काम बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसका मतलब आप इंग्लिश बोलना थोड़ा जल्दी सीख लेंगे कंपैरेटिवली दूसरों से, ठीक है। और बहुत मज़ा भी आएगा, साथ साथ में आप एंजॉय भी करेंगे, उसे कंपल्शन की तरह नहीं लेंगे, बर्डन की तरह नहीं फील करेंगे। अच्छा, इनिशियल लेवल पे आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए, स्मॉल लिटिल सेंटेंसेस। गो देयर, हैव यू डन दिस, हैव यू completed your work, when will you come to my house, I like chocolates, shall I bring this to you। मतलब छोटे छोटे सेंटेंसेस, ताकि आपको भी वो बर्डन सा ना लगे कि अरे यार ये तो बड़ा लंबा सेंटेंस है, ये इतनी बड़ी बात है, मैं कैसे कहूँ इसे इंग्लिश में। तो द क्रक्स इज़ कि जब आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं तो उसको सिंपल रखें, सॉर्टेड रखें अपने लिए, ताकि आप उस लेवल तक पहुंच पाएँ जहाँ तक आप जाना चाहते हैं। अगर आप शुरू में उसे कॉम्प्लिकेट कर देंगे ना, ये सोच के अरे नहीं मैं तो अभी शुरू से ही मैं इसको बड़े बड़े वर्ड्स सीखूँगा, मैं हैवी हैवी वर्ड्स रखूँगा और मैं बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाऊँगा, आई एम टेलिंग यू कि फिर आप आधे रास्ते तक पहुँचने से पहले ही आपकी ये जर्नी ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए कीप इट सिंपल एंड ईजी, ताकि आपकी ये जर्नी लंबी चले और आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचें। यानी आप जो अकम्प्लिश करने के लिए आपने अपनी जर्नी शुरू करी थी, जो काम पूरा करने के लिए आपने अपने ये यात्रा शुरू की है इंग्लिश सीखने की, वो आप अपने गंतव्य, अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच कर उसको समाप्त करें। एक और अहम बात, ये बहुत ही ज़रूरी बात है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, सिर्फ इंग्लिश बोलना सीखने के लिए ही नहीं, कि आज आपने जो मिस्टेक की है वो कल रिपीट नहीं होनी चाहिए। सिर्फ तभी आप कुछ नया सीख सकते हैं। द मिस्टेक दैट यू मेड टुडे
should not be repeated tomorrow or again. मिस्टेक्स होती हैं, सबसे होती हैं, लेकिन समझदार इंसान वो होता है जो अपनी पिछली मिस्टेक से सीखता है और दोबारा उसको रिपीट नहीं करता है। उम्मीद है कि इंग्लिश सीखने को लेकर आपके मन में जो भी मिथ्स या जो मिसकॉन्सेप्शन थे वो क्लियर हो गए होंगे। इस जर्नी पर मेरे साथ बने रहिए। आपको हमेशा मेरी नोटिफिकेशंस मिल सकें तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके इस इंग्लिश सीखने की जर्नी में कहीं से कोई बाधा ना आए। तो फिर मिलते हैं इसी चैनल पे अपनी इस जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हुए। थैंक यू।